हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर जो कि हमारा वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। तो इस चैप्टर को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्क डन। इसमें हम पढ़ेंगे वर्क डन क्या होता है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, और वर्क डन जो है कितने टाइप्स के होते हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो भी है वो हम इस लेक्चर वीडियो में सारे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जैसे कि अपना लेक्चर आज का जो लेक्चर है वो टोटली डिपेंड है वर्क पे। तो स्टार्ट हम करेंगे वर्क डन से। तो सबसे पहले होता है कि वर्क क्या होता है। तो पहली बात, वर्क पढ़ना लिखना सोचना ये सब वर्क में नहीं आता है। साइंटिफिकली वर्क का कुछ और ही मतलब होता है। तो वर्क डन क्या मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं अपने पास एक ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास रखा, मान एक डब्बा रखा अपने पास, उस डब्बे पे हमने फोर्स लगाई और अब जब हमने उस पर फोर्स लगाई तो वो डब्बा फोर्स की डायरेक्शन में क्या करता है, डिस्प्लेस हो जाता है, मूव करने लग जाता है। अगर वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पे जो हमने फोर्स लगाई उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ है। तो वर्क का मतलब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट मूव करता है फोर्स की डायरेक्शन में, तो उस केस को कहेंगे हम वर्क डन। जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में, देखिए इतना एस डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल करा है, तो इस केस में क्या हुआ, वर्क डन हुआ है। इधर देखिए एक दूसरा केस है, यहाँ ये एक बॉक्स है, इस पे हमने फोर्स लगाई तो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा एस, तो ये भी अपनी पोजीशन देखिए यहाँ से यहाँ तक चेंज करा है, तो इस केस में भी वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली वर्क डन से क्या समझ रहे हैं हम, वर्क डन से यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है कि वर्क डन के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए फोर्स और दूसरा चाहिए अपने को डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क डन का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है यहाँ पे, है ना। तो चलिए अब कंडीशन क्या होती है वर्क की, तो जैसे भी पीछे था वर्क डन के लिए दो चीजें चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो वही है अपने पास कंडीशन, एक तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होनी चाहिए फर्स्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उस पे हमने ये फोर्स लगाई है एफ, फर्स्ट कंडीशन एफ, और दूसरा कंडीशन है कि वो ऑब्जेक्ट जो है फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बॉडी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे पीछे बताया था वर्क डन जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक फोर्स पे और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रो। अब करेंगे हम कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन को कैलकुलेट। देखिए ये सरफेस है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे पीछे हमने लिया था, फोर्स लगाया एफ, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया, राइट, इसने डिस्प्लेसमेंट करा एस। तो वर्क डन जो होता है वो होता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, एसआई यूनिट की बात करें तो वो होती है इसकी जूल, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, ये हो गया एक केस, तो हो गया ये। अब हम इसको ऐसे मान लेते हैं, जैसे हमने पीछे लिया था कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है सरफेस पर और इस पर हमने फोर्स लगाई एफ और ये यहाँ पहुंच गया, तो इस केस में इसमें डिस्प्लेसमेंट, यानी इसने हाइट मान लेते हैं, इसने हाइट अटेंड करी है एच। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में इसका मास अगर m है तो हमें पता है इस पे जो फोर्स लगेगी वो होगी mg, राइट, पीछे वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू mg, और s जो है वो रिप्लेस हो गया है h, तो वर्क क्या बन गया, यहाँ पे बन गया वर्क इक्वल्स टू mgh। तो हम ऐसे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यहाँ पे बदल देंगे। ठीक है, यहाँ भी चेंज हो सकता है, अगर अपने को मास और एक्सेलरेशन दे रखा है फोर्स की जगह तो यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं F इक्वल्स टू ma, तो यहाँ वर्क इक्वल्स टू जाएगा mas। तो बेसिक फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बाकी हम सिंप्लीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये होता है वर्क डन का कॉन्सेप्ट, यहाँ फॉर्मूला बन चुका है वर्क का। अब हम करेंगे वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। तो देखेंगे कि ग्राफ में वर्क डन क्या रिप्रेजेंट करता है, या ग्राफ की कौन सी क्वांटिटी वर्क डन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम बनाएंगे एक ग्राफ।
अब ग्राफ किस किस के बीच में होगा, तो ग्राफ दो ही क्वांटिटी के बीच में होगा। एक तरफ होगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट और दूसरी तरफ होगा अपने पास फोर्स। ठीक है, यहां हम ले लेते हैं एक ये कांस्टेंट फोर्स हमने इस पे अप्लाई कर दी। तो फोर्स की वैल्यू देखिए, यहां से यहां तक इसने फोर्स लिया है F, ये O हो गया A और ये पॉइंट B। यहां से यहां तक आने में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना करा है, इतना। तो ये जो इतना पोर्शन है ये वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने ही पोर्शन में क्या हो रहा है, अपना वर्क हो रहा है। तो ए बी ये ले लिया हमने सी। अब वर्क इक्वल्स टू, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों को वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से यहां तक, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू देखें तो ये हो गया अपने पास ए ओ, यहां से यहां तक फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट है सी ओ। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, ए ओ जो है वो क्या है, अगर ए ओ फोर्स है और साथ साथ ए ओ, ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल का क्या है ये लेंथ, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेथ को। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, है ना। तो ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, इसका मतलब क्या है, वर्क जो है इस कर्व के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इसका एरिया है वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के। और किस किस के बीच में एरिया है, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व होता है, जो ग्राफ होता है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व बन रहा है और उसके अंडर में जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करेगा अपना वर्क डन को। इट मींस यहाँ से पता चला कि अगर अपने को वर्क निकालना है तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब वो एरिया चाहे किसी भी शेप में हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, जो भी शेप हो, ट्रापीजियम हो, तो कोई भी शेप दे रखी हो, अपने को उसका एरिया निकालना है। एरिया निकाल लेंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। क्लियर आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तब भी यही होगा, फोर्स वेरिएबल होगी तब भी क्या होगा, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया अंडर, क्योंकि यहां हमने जो फोर्स लिया है वो लिया है कांस्टेंट फोर्स। तो फोर्स वेरिएबल होगी तब भी एरिया अंडर कर्व ही आएगा, है ना, एरिया अंडर ग्राफ ही आएगा। वेरिएबल जो है अपने सिलेबस में है नहीं, वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स में। अब आता है 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन करना है, ठीक है। अब 1 जूल ऑफ वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन। देखिए ये हमने फोर्स लगाई थी ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट इधर आके इधर तक पहुंच गया था मान लेते हैं, है ना। तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना करा, F फोर्स लगाई थी तो डिस्प्लेसमेंट S हुआ था। तो यहां से जो वर्क आया था वो आया था अपने पास F इंटू एस, राइट। अब 1 जूल को डिफाइन करना है, तो मैंने पीछे भी बताया था अगर किसी भी क्वांटिटी को उसकी 1 यूनिट से डिफाइन करना हो तो यहाँ पे फोर्स ले लेते हैं हम 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं 1 मीटर। तो इसमें पुट करेंगे तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल इक्वल्स टू आएगा, तो 1 जूल कौन सा वर्क होगा, देखो 1 जूल कब कहलाएगा, जब फोर्स 1 न्यूटन का, जब 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट पर और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है, यानी 1 मीटर डिस्टेंस मूव करेगा, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क करा है, तो उसने करा है 1 जूल ऑफ वर्क। क्लियर। चलो अब आते हैं वर्क के टाइप्स या वर्क के नेचर भी कह सकते हैं। तो वर्क के 3 नेचर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। तो हमें एक एक करके तीनों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले है अपने पास पॉजिटिव वर्क। अब ये पॉजिटिव वर्क है क्या, तो देखिए इससे सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ।
ये ठीक है, ये लड़का है, बॉय जो है इस ट्रॉली को क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ट्रॉली पर, और ट्रॉली इसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है। देखिए ध्यान से देखिए, है ना। इधर ये जो आदमी है ये फोर्स लगा रहा है इस व्हील चेयर पर इस डायरेक्शन में, और व्हील चेयर जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है वो भी इसी डायरेक्शन में कर रही है। तो यही है वर्क, ऐसे समझेंगे हम पॉजिटिव नेगेटिव को। जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है वो कहलाएगा हमारा पॉजिटिव वर्क। समझ में आया? तो देखिए, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जैसे कि दो एग्जांपल ये रहा, जैसे कि हम लोग कई बार गाड़ी रुक जाती है कोई भी, तो उसको धक्का मारते हैं ना, तो जिस डायरेक्शन में हम धक्का मारते हैं उसी डायरेक्शन में वो गाड़ी मूव करती है, तो वो पॉजिटिव वर्क हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव वर्क। क्लियर यहाँ पे? चलो अब नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव वर्क। अब नेगेटिव वर्क में जरा समझते हैं एग्जांपल से। ठीक है, स्टेटमेंट तो अपन लोग देखेंगे। तो एग्जांपल, जैसे ये गोलकीपर है, ये अपना एनसीईआरटी का एग्जांपल, गोलकीपर है, ये गोल रोक रही है, गोल में क्या करती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगाती है, बट बॉल जो है वो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कर रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ ये गोलकीपर। तो इसमें क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की देखिए डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे इस बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इस बॉल में ऊपर की तरफ हो रहा है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कंसीडर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है। तो यहाँ पे देखिए, फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे। इट मींस जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी जब हम फोर्स लगाते हैं मानते हैं सामने की तरफ और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो, तो इस केस में वर्क डन जो होगा वो होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और बॉडी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है एक दूसरे के, तो उस केस में जो वर्क होता है वो कहलाता है हमारा नेगेटिव वर्क। जैसे कि ये रहा एग्जांपल और एक एग्जांपल ये रहा, तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। क्लियर? अब तीसरा वर्क है अपने पास जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन अपने को थोड़ा समझना है, तो इसके लिए दो कंडीशन होती है। ठीक है, मैं यहां बना रहा हूं एक एक करके। तो जीरो वर्क डन के लिए दो चीजें चाहिए आपको। ठीक है, जीरो के लिए पहले तो इस फॉर्मूले से ही आते हैं। वर्क का फॉर्मूला एक सिंपल, फोर्स इंटू, तो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, मानते हैं हम ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये है, इस केस में ये वॉल है ना, ये क्या है, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स। क्या ये फोर्स लगाने से कोई दीवार सरकती है? अपने घर की दीवारों पे धक्का मार के देखिए आप लोग। ठीक है, धक्का मार के देखना आप लोग, क्या धक्का मारने पे वो दीवार डिस्प्लेस होती है? तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें? तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ है जीरो, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। और वर्क इक्वल्स टू क्या आता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क कितना हो गया? तो एक केस तो है जीरो का ये, जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो, जीरो। ठीक है, और दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट यानी फोर्स और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक दूसरे का क्या हो, परपेंडिकुलर। दूसरा केस है कि मान लेते हैं हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। या फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कहीं भी हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना लग रहा है। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, तो उस केस में भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो वर्क डन के लिए दो केस है, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के 90 डिग्री हो। इस चीज को हम समझेंगे हायर क्लासेस में। ठीक है, क्योंकि हायर क्लासेस में क्या होता है कि वर्क का जो है कंप्लीट फॉर्मूला बनता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल। अब एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री है ना, तो कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो जब यहाँ जीरो पुट करेंगे तो वर्क अपने आप क्या हो जाता है, जीरो। तो ये चीज जो हम हायर क्लासेस में इसको स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ कैसे समझना, 9th क्लास के लिए, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा हो, 90 डिग्री। अब देखो ये एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे क्या है, एक स्टोन है, ये एक पत्थर है, ठीक है, और ये क्या है, रोप। ठीक है, रस्सी में बांधा हुआ है, और रस्सी कह लेते हैं, थ्रेड मान लेते हैं, रस्सी तो बहुत बड़ा हो गया, थ्रेड या स्ट्रिंग,
एक धागे में बांधा इसको, ठीक है। अब धागे में बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। जैसे ये टूटेगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मोशन में जब भी वो अपने फोर्स उस पर हटती है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रैवल करता है, वो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है ना। उस नेचुरल प्रॉपर्टी से स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, 90। तो इस केस में जो वर्क होगा वो होगा 0। या एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। यहाँ एक कुली है मान लेते हैं। अब कुली बेसिकली क्या होता है, मान लो ऐसे कुली है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है ये ट्रॉली बैग, है ना, सामान ऐसे है ना, ये लगेज है। तो इस पे ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट ऐसे करता है रोड पे, है ना, प्लेटफॉर्म पे ऐसे चलेगा। तो एंगल कितना बन रहा है, 90। तो टेक्निकली अगर यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, तो उसने जो वर्क किया है वो 0 वर्क किया है, ठीक है। तो साइंटिफिकली यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0। तो साइंस के अकॉर्डिंग उसने वर्क नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि उसने आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है। क्लियर। तो वो चीज अलग है। तो साइंटिफिकली और जो हमारा सोशल लाइफ है उसके अकॉर्डिंग वर्क बहुत ज्यादा अलग है। क्लियर। ये हो गया 0 वर्क। अब करेंगे एग्जांपल 7.1। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है। क्वेश्चन है, while exercising a girl lifts a dumbbell and slowly lowers it down. Identify when the girl does positive work on the dumbbell and when she does negative work on it. तो एक लड़की है, ठीक है, इसने डंबल उठा रखा है, डंबल को ऊपर लेके जा रही है फिर नीचे लेकर आ रही है। तो इसमें से किस केस में, ठीक है, किस केस में पॉजिटिव वर्क हो रहा है और किस केस में नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो अगर हम बात करें जब डंबल क्या हो रहा है, मूव्स अप, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे ऐसे करना, तो ये होगी अप्लाइड फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुआ है, इधर ही, है ना। तो इसमें क्या है, तो अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क कैसा होता है, तो वर्क डन होता है अपना पॉजिटिव, ठीक है। अब दूसरा केस आता है, व्हेन डंबल मूव्स डाउन, ठीक है। अब इसको नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं। नीचे की तरफ लाने का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ, है ना। तो ये ऐसे हो रहा है ना कुछ, ये डंबल ला लेते, तो अप्लाइड फोर्स तो ऊपर ही रहेगी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स नीचे आएगी तो एकदम से गिर जाएगा, है ना। तो अप्लाइड फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, यानी अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन यानी अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन है, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वर्क कितना होता है, नेगेटिव। तो वर्क कैसा होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब ऊपर की तरफ डंबल मूव करेगा, और नेगेटिव वर्क कब होगा, जब नीचे की तरफ डंबल मूव करेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, while saving a goalkeeper's hand moved back by 15 centimeter as she stopped a ball by applying a force of 200 Newton. How much work did the goalkeeper do on the ball in stopping it? क्या कह रहा है, एक गोलकीपर है, उसने गोल सेव किया है। जब उसने गोल सेव किया तो मान लेते बॉल ऐसे आ रही है, राइट। तो ठीक है, बॉल ऐसे डिस्प्लेस हो रही है, क्लियर, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 15 सेंटीमीटर, पीछे की तरफ गया, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर में करेंगे तो 15/100,
और ये फोर्स कब कहाँ लगाएगी, ये फोर्स लगाएगी इसमें अपोजिट डायरेक्शन, सेव करने के लिए गोलकीपर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ना, और वो लगा रहा है 200 न्यूटन। तो वर्क कितना हो रहा है ये बताना। तो वर्क इक्वल्स टू बेसिकली क्या होगा, एफ एस, ठीक है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस, ये हो गया माइनस का 200। और तो माइनस क्यों आया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बॉल इस तरफ आ रही है और हमें फोर्स ऐसे लगानी है अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 2 0 से 2 0 गया, 2 इंटू, तो ये आ गया -30 जूल। तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो होगा नेगेटिव वर्क, तो -30 जूल वर्क ये करेगा। अब आ गया अपने पास पोज एंड पॉइंटर के क्वेश्चन, पेज नंबर है 119। अभी वो थे एनसीईआरटी का एग्जांपल, ठीक है। कह रहा है इन द प्रीवियस चैप्टर अ वेट लिफ्टर इज शोन होल्डिंग अ बारवेल स्टेडी इन हर हैंड, इज शी डूइंग एनी वर्क ऑन द बारवेल व्हाइल होल्डिंग इट स्टेडी। ये पीछे वाला उसमें से लिया है, ठीक है, पीछे वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, ये देखा भी था, तो इसने ये बारवेल होल्ड किया हुआ है। अब ये कह रहा है कि बारवेल जो है ये स्टेडी रेट से स्टेडीली यहाँ पे क्या हुआ, होल्ड कर रखा है इसने, स्टेडी, यानी स्टेडी का मतलब है कि मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रही। अब स्टेडी का मतलब क्या होता है कि ये एक ही जगह पे रुका हुआ है, तो स्टेडी मींस हो गया डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट, राइट। और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क इक्वल टू क्या रहा है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो चलो इसमें लग रही है अप्लाइड फोर्स, हम मान लेते हैं इस पे एफ फोर्स लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क कितना होगा, तो कह रहा है क्या इसमें कोई वर्क होगा, तो इसमें कोई भी वर्क नहीं होगा, इस पे जीरो वर्क होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पोज एंड पॉइंटर का है। कह रहा है इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द स्टैक ऑफ कॉइंस दैट ट्रेवल्स ऑन अ रफ सरफेस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये भी पीछे वाला केस इसलिए है, ये ठीक है, ये 4-5 कॉइल का क्या है, स्टैक मतलब ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे झुंड मान लेते हैं। इसको रबर बैंड से इसको ऐसे छोड़ा, जब रबर बैंड पे ऐसे छोड़ेंगे, देखिए अप्लाइड फोर्स इधर लग रही है, तो अब यहाँ पे ही बोल दिया कि सरफेस रफ है। अब ये इधर मूव करेगा तो रफ सरफेस पे क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होती है, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। रफ सरफेस पे कौन सी फोर्स लगती है, रफ सरफेस, तो यहाँ पे फोर्स होगी रफ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये मैंने पीछे पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन वाले, हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन वाले में, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स जो होती है, बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, इस यहीं पे लिखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का मतलब होता है अपोजिंग फोर्स, यानी अप्लाइड जो फोर्स होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स। तो वर्क इक्वल्स टू क्या कह रहा है, फ्रिक्शन फोर्स F इंटू एस, और फ्रिक्शन फोर्स होती है अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, तो माइनस F इंटू एस। तो ये पूछा है कि पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, नेगेटिव, तो वर्क डन कैसा होगा यहाँ पे, तो नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। अब ये जो क्वेश्चन है ये हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ 2-3 एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज लिफ्टेड वर्टिकली टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है 5, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है 5 kg का, इसको लिफ्ट किया ऊपर की तरफ, तो ये लिफ्ट करने के बाद 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। इसका मास है m जो कि 5 kg, तो m है अपने पास 5 kg, ठीक है। हाइट इसने ली है 2 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे फोर्स, इस केस में फोर्स हो जाएगा mg सेकंड लॉ से, और s जो है वो रिप्लेस हो जाएगा h की जगह, पीछे भी बताया था मैंने। अब इसको पुट करेंगे तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया, mg और h, m है 5, g है 10 और h है 2, तो ये आ गया अपने पास 100 जूल। तो यहाँ जो वर्क होगा वो होगा 100 जूल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 5 जूल ऑफ वर्क इज डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ 2 kg हाउ हाई विल इट राइज, टेक g इक्वल्स टू। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, ठीक है,
उसको लिफ्ट किया है किसी हाइट पे, तो हाइट पे लिफ्ट किया है तो उसने वर्क कर रहा है कितना, 5 जूल। जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर, तो कितनी हाइट उसने अचीव करी है, कितनी हाइट उसको लिफ्ट किया गया था इतने जूल वर्क कराने के। अब देखिए वर्क इक्वल टू सिंपल सा हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इक्वल टू हो गया mg, और ये हो गया h, ये h अपने को निकालना है। वैल्यू पुट करेंगे, वर्क है 5, ठीक है, m है 2, g है 10, h क्लियर। इसको इधर लेके आते हैं तो h इक्वल टू 5 अपॉन में 2 इंटू 10, ये गया इस पे 2, तो 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25 मीटर, क्लियर। तो 0.25 मीटर्स को क्या करा होगा, राइज किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। एक पोर्टर है, जैसे कुली होता है, ठीक है, उसने एक लगेज है जिसका मास 15 kg है, ठीक है, उसको ग्राउंड से उठाया, उठाने के बाद उसको अपने सर पे रखा, ऐसा करने में उसने 1.5 मीटर हाई उसको उठाया। वर्क डन निकालना है कि उसने कितना वर्क डन किया है, ठीक है। अब देखिए वर्क इक्वल्स टू F इंटू एस, एफ इक्वल्स टू इस केस में जब भी राइज करते हो तो mg हो जाता है और s h में, ठीक है। अब m अपने पास है 15, g अपने को पता है 10 होता है, h अपने पास है 1.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 10 से 10, 15 इंटू 15 225, ये हो गया 225 जूल, क्लियर। चलो तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने वर्क डन को कंप्लीट किया है। वर्क डन क्या होता है, उसके नेचर, ठीक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ यहाँ पे जो भी एनसीईआरटी के एग्जांपल थे पोज एंड पॉइंटर क्वेश्चन वो कवर किए और कुछ 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन कवर हो गया है। अब इससे आगे की वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे जो कि बेसिकली हमारा होगा एनर्जी पे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।